हाय गाइस, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए, शुभ संध्या आप सभी को, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे हैं? रिजल्ट के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, क्या ही कर सकते हैं, आ ही नहीं रहा है आखिर। पिछली बार तो आ गया था ना, शायद अगस्त में, 7-8 अगस्त को आ गया था, लेकिन अब की बार एग्ज़ाम दिए हुए 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, बट आया नहीं। कोई नहीं, इंतज़ार का फल मीठा होता है। जितना वेट कर रहे हैं बस अच्छा है। आई विश कि सब बढ़िया, जो सेकंड में जिसके साथ जो भी हुआ वो सेकंड मतलब फर्स्ट में जो भी हुआ सेकंड में नहीं हो, बढ़िया पास हो जाए, सभी बच्चे पास ज़रूर हो जाएं। आगे पीछे जो नंबर बनेंगे वो देखा जाएगा, लेकिन ये है कि पास ज़रूर हो जाए, ऐसा मैं चाहती हूँ। बढ़िया हो जाए सभी बच्चों का फ़िलहाल के लिए, और सारे बच्चों का अच्छा हो, ये बहुत अच्छी बात है। फेवरेट बच्चे जो हैं वो तो पास होंगे ही, वो तो मुझे पूरी गारंटी भी है। बहुत सारे बच्चों की, बहुत ज़्यादा बच्चों को एक विश्वास है कि मोस्टली बच्चे पास होंगे, जो बहुत अच्छे भी हैं, पढ़ रहे हैं, टच में हैं, बात करते हैं, प्रॉपर तरीके से समझते हैं हर एक चीज़ को। मैं भी उनकी पूरी हेल्प करती हूँ, तो वो बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ उनका एक अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मुझे मिलेगा, तो एक अच्छी उम्मीद है, बढ़िया रहेगा। शुरुआत करते हैं फिर आज की इस क्लास की, आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम समाज तो पढ़ ही रहे थे, स्टार्ट किया हुआ था। समाज में जो टॉपिक लेफ्ट हुए थे वो हम कर लेंगे, ताकि हमारा एक टॉपिक ये भी क्लियर होता रहे। आप लोग को टाइम पर बनने का प्रयास करना है, हर एक चीज़ को समझने का प्रयास करना है। थर्ड सेमेस्टर का पेपर अगर हो सकता है कि मई में भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा जून उन कवर करके हो, या जैसा भी रहेगा। अभी तो कोई क्लियरेंस नहीं है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली हैं। तो रिजल्ट का हम वेट कर रहे हैं, थोड़ा और सही कर लेते हैं। हो सकता है कि नवरात्रि आ रही है, अच्छा दिन आ रहा है, तो हो सकता है कि सबके लिए खुशहाली ही आ जाए और बढ़िया सबका कार्य हो जाए। तो ये भी एक उम्मीद है। तो देर भले होगी लेकिन दुरुस्त आएगा रिजल्ट, तो उसके लिए परेशान ना हुई, पढ़ाई में अपने लगे रहिए, क्योंकि होता है कि सडनली फिर सारी चीज़ें हो जाएं, तो ध्यान रखिएगा। आप जो रहे शानी क्लास साथ इस समय, मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। हम लोग काफ़ी समय से टच में हैं, आप जान ही रहे हैं। अगर कोई पहली बार आया है, नहीं 2 सेमेस्टर मेरे साथ जुड़ पाया है, तो उनका स्वागत करती हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आइए देखिए समझिए। कोई दिक्कत होती है तो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेल कर सकते हैं। मैं जेन्युइन रिप्लाई आपका जो भी चीज़ें रहेंगी उनको करने का पूरा प्रयास करूँगी। अब ये टॉपिक्स है, आज शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। मैंने समाज के बारे में बताया था, हिंदी ग्रामर में आप समाज के टॉपिक से ऑलरेडी वाकिफ़ है, हर एक चीज़ आपको पता है। आज जो हमने पढ़ना है वो तत्पुरुष समाज के आगे का टॉपिक है जो पढ़ना है। हम समाज के प्रकार में एंट्री किए हुए थे, 2-3 हमने पढ़ा था। बाकी अब उसके आगे का जो टॉपिक है वो क्लियर करेंगे। शायद बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, जितना भी है देख लेंगे। तो हम कहाँ पर थे? ये सब हमने देख लिया था ना? हाँ बिल्कुल देख लिया था। हमें आज पढ़ना है कर्मधारय समास से। कहाँ से पढ़ना है? कर्मधारय समास से हमें आज के टॉपिक्स को स्टार्ट करना है, क्लियर करना है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? हिंदी में तो आप जानते हैं, संस्कृत में आज हमको जानना है, तो कुछ नया जानने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर है विशेषणम विशेषणाय कर्मधारय। ये है कर्मधारय की परिभाषा, जो कि संस्कृत में लिखी है समास की परिभाषा। कर्मधारय समास की परिभाषा 3 शब्दों में लिखी हुई है, विशेषणम विशेषणाय कर्मधारय, अर्थात विशेषण और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए, तथा उपमान जिसमें उपमा दी जाती है, और उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है। जिससे उपमा दी जाती है और जिसकी उपमा दी जाती है, वो जो समास होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। हिंदी में भी आप इसका अर्थ जैसे ये लिखा हुआ है, सपोज करिए हिंदी में तो आपको कर्मधारय की परिभाषा पूरी आती है, क्लियर, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत में लिख रहे हैं, तो ये लिखने के बाद ये अगर आप वहाँ पे नीचे एक लाइन करके लिख देंगे ना, तो आपको फिर 2 नंबर का प्रश्न है या 1 नंबर का प्रश्न है, आपको नंबर लेने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बात एक क्लियर ये रहेगी कि बच्चे ने पूरी संस्कृत की परिभाषा को भी लिखा और हिंदी का जो अर्थ था वो भी लिखा, तो बढ़िया रहेगा आपको। देखो फ्रेंड, सिंपल सी बात है कि जैसे नूर और सूफिया 2 गर्ल्स हैं, ठीक। आप ये मत कहना कि वो मेरी फेवरेट है, तो मैं उनका जैसे मेनली उनका नाम सामने आता है। अब नूर और सूफिया हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, नूपुर हैं, और भी बच्चे हैं, मुस्कान है, ठीक है। अब क्या होता है, चांदनी है, संगीता है, बहुत सारे लोग हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि सारे बच्चे कर्मधारय समास की परिभाषा लिखेंगे। अब कोई इसमें ज़्यादा पाएगा, कोई कम, लेकिन लिखा सबने है। तो सबके लिखने, किसी का राइटिंग का फ़र्क होगा, किसी ने थोड़ा कम सही परिभाषा बनाकर लिखी है, किसी ने सिर्फ इतना ही लिख दिया, किसी ने ये नहीं लिखा, ये लिखा। तो आपको एक दूसरे को कम्पीट करना है या जानना है, समझना, जाहिर सी बात है, नौकरी सबको लेनी है। तो उसके लिए आप 1 नंबर ज़्यादा उससे कैसे पाएँ, तो इसके लिए कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा। मैं तो चाहती हूँ सब बराबर पाएँ, अगर नहीं पाते तो आगे पीछे तो सभी पाते रहते हैं। तो उसके लिए आपको उससे, सामने वाले बच्चे से कुछ अच्छा लिखना होगा, तभी तो नंबर मिलेगा। नहीं तो आप नंबर कैसे पाओगे? राइटिंग का भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर, सिंपल सी बातें हैं। अब लड़ने मत लगना आप लोग नहीं तो सोचो।
नेक्स्ट आएगी जैसे मधुरम वचनम, मधुर वचनम मधुर वाणी। यहाँ पे मधुरम जो है वो विशेषण है और वचनम जो है वो विशेष्य है। तो ये क्या है, कर्मधारय समास के एक सिंपल से उदाहरण। और आपको कर्मधारय समास जितना हिंदी में पता है पूरी डिटेल, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको जाननी है और कुछ विशेष यहाँ पर नहीं है। अब मैं एक काम ये कर रही हूँ, जैसे कर्मधारय समास है तो ये संस्कृत में और हिंदी में लिखा है, थोड़ा हो सकता है कि कम समझ में आए, मैं एक हिंदी में परिभाषा बोल देती हूँ कि जिसका पहला पद क्या, जिसका पहला पद विशेषण होता है, यही हिंदी की परिभाषा है कि जिसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद जो है वो विशेष्य होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिसका पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, वो कर्मधारय समास कहलाता है। अथवा आप ये भी कह सकते हैं कि एक पद उपमान होता है, एक पद उपमान होता है और दूसरा पद उपमेय होता है। ये इसमें दोनों बात लिखी, विशेष की भी लिखी, विशेषण की भी लिखी, उपमेय उपमान की भी लिखी और उपमेय की भी लिखी। तो दो चीज़ें हैं। कर्मधारय समास की हिंदी ग्रामर में परिभाषा अगर बात होती है तो ये लिखा जाता है कि जिसका पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, वो कर्मधारय समास कहलाता है। नहीं तो आप कह सकते हैं कि एक पद उपमान होगा, दूसरा पद उपमेय होगा, वो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे नील कमल है तो नील कमल का उदाहरण है नीला है जो कमल, ठीक है। नील कमल का यही है कि नीला है जो कमल। तो इस तरह से बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, नील कमल, चंद्रमुख, कमल नयन, दही बड़ा, ठीक है, सज्जन, ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें क्लियर कर दी, अगर किसी को कोई डाउट है तो। अब देखिए यहाँ पर जैसे है नीलोपतलम, तो क्या है, नील उपतलम यानी कि नीला कमल, ठीक। चप्पल बालिका, चप्पल बालिका, चप्पल बालिका, चंचल बालक। कृष्ण सर्पा, कृष्णा सर्पा, काला सांप। महादेव, महान देव, महादेव शिव शंकर। सुंदर पुरुष, सुंदरा पुरुष। तो आपको ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम संस्कृत व्याकरण में समास पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ये आहा और ये हलंत थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ऐसे वहाँ पर लिख देना, नहीं तो फिर वो हिंदी ग्रामर वाला काउंट होगा। क्लियर, यहाँ तक सही बात है ना, कोई प्रॉब्लम किसी को है नहीं होनी चाहिए, सिंपल सिंपल बातें हैं। आगे चलते हैं, ये क्या है, ये है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, ये चौथा समास है द्विगु समास। संख्या पूर्वी द्विगुः, संख्या पूर्वी द्विगुः, 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 ठीक है। संख्या पूर्वी मतलब क्या है कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसको हम द्विगु समास कहते हैं। ये आप जानते ही हैं, सेम बातें हैं कि ऐसे समास के पद जिनका पहला पद संख्या होता है, गिनती से स्टार्ट होता है या गिनती की बात उसमें रहती है, तो वो द्विगु समास होता है। अब आप लोग को मैं बताऊं, मैं द्विगु और द्वंद्व में बहुत कंफ्यूज रहती थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, और ये मुझे कभी क्लियर ही नहीं हो रहा था। मैंने कई बार पढ़ा, लेकिन मैं पता था कि एक में डैश लगता है और एक में संख्या रहती है, लेकिन द्विगु और द्वंद्व में हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाती थी। और इसकी पहली गलती, मैंने सीटेट का पेपर एक बार बिना मतलब एलिजिबल नहीं थी, तभी ज़बरदस्ती मतलब कुछ लोग थे भर दिए थे कि नहीं भर दो, एक बार देखो कितने पानी में हो, मज़े लेने के लिए। मैंने कहा था चलो ठीक है भर दो। तो मैंने 1,000 का फॉर्म भरा था, मैं पास भी हुई थी। रिटर्न मेरा उस समय पहली बार मेरा जो है 99 नंबर आया था पहली बार, और शायद मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में ही थी डीलिट के, तभी मैंने भर दिया था और देखने के लिए। तो मैं पहली बार उसमें मैं द्वंद्व का एक क्वेश्चन आया हुआ था, द्वंद्व समास में माता और पिता के पीछे पूछा गया था, मैं कंफ्यूज हो गई वहाँ पर। एक नंबर मैं वहाँ पर अपना गंवा कर आई थी, जिसको मैं आई काउंट की तो बड़ा अफसोस हुआ कि यार एक नंबर कट गया। मैं उसी दिन उसको पूरा, जब थोड़ा सा मेरे अंदर एक बड़ी पिंच वाली बात है कि जो भी टीचर ने एग्जामिनर आए थे चारों सेमेस्टर में, तो जो जो संबंधित प्रश्न मुझसे पूछे गए थे वो आज तक मुझे याद है। मेरे अंदर एक बात ये मैंने खुद गौर किया है कि मैं अगर 100 क्वेश्चंस की लिस्ट को पढ़ती हूँ तो मुझे शायद नहीं आएगी, लेकिन अगर उसमें से 50 क्वेश्चंस मुझसे जो है हर 3 दिन के बाद कोई एग्जामिनर है, कोई टीचर है, कोई सीनियर है, या घर में कोई है पूछ लेता है, या पापा ही मेरे कुछ पूछ लेते हैं, तो या दादाजी मेरे कुछ पूछ ले, कोई मेरे से कुछ ऐसे बातें पूछ लेता है, तो वो चीज़ मुझे शायद ज़्यादा, अगर उस वक्त मैं नहीं बता पाती हूँ तो वो मुझे और आती है, और अगर मैं बता लेती हूँ तो फिर वो तो आता ही आता है। तो वो गलती मैंने वहाँ पर की थी, फिर मैंने उसी दिन क्लियर किया, और अब मुझे द्वंद्व देखो में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होती, क्योंकि मैंने अपने एक नंबर गंवा दिए थे। ठीक है, फिलहाल के लिए एलिजिबल नहीं था, इसलिए तभी मैं पास हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ठंड के टाइम पर हुआ था। चलो अब यही है, देखो द्विगु समास आया तो याद आ गई इतनी बातें। आगे चलते हैं, तो ये यहाँ पर हो गया जैसे त्रिफला, तो त्रिफला में 3 की बात है, तो 3 फलों का समूह त्रिफला होता है, तो ये आपका द्विगु समास है। पंचपात्रम, ठीक है, 5 पात्रों का समूह पंचपात्रम कहलाता है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं
त्रिभुवन, त्रिभुवन यानी कि 3 भवनों का समूह। दशानन 10 मुख वाला रावण। सप्तशती यानी कि 7 सौ का समूह। शताब्दी, सप्तशती और चौराहा, चार मंडल, ठीक है, तिराहा, ऐसे सब बहुत सारे होते हैं। आप देखोगे तो आपको देखने को द्विग समास में बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हैं। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। आइए, पांचवा जो है वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, ठीक है। मेरी फ्रेंड है वो उसको बोलती है बहु वाला समास, ऐसे ऐसे ही, मतलब उसका याद ही करने का है, बहु वाला समास ऐसा बोलती है। बहुब्रीहि समास यहाँ पर क्या है ये जानते हैं। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहा, ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ना। संस्कृत जो पहली बार पढ़ रहा है वो तोड़ तोड़ के पढ़े। तो देखो, अन्य लिखा है पढ़ लोगे, पदार्थ लिखा है पढ़ लोगे, प्रधानो लिखा है पढ़ लोगे। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहा, और बहुब्रीहि समास है, 2 बिंदी लगा के संस्कृत बना दिए, बाकी कुछ किए नहीं, बस इसका कह सकते हैं कि एक प्रकार से मेक ओवर कर दिए हैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थात जिस समास में किसी पद पूर्व या पर पे मतलब अर्थ प्रधान ना होकर अन्य, देखो ये अलग बातें हैं। यहाँ पर सिंपल तो क्या कर लो कि जिस समास में किसी पद का अर्थ प्रधान ना होकर अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जैसे आपने अव्ययभाव समास में पढ़ा तो उसमें प्रथम पद प्रधान था, तत्पुरुष में पढ़ा तो जो उत्तर पद प्रधान था, तो वैसे बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसका एक अलग अर्थ निकलता है, इसीलिए हम उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें प्रयुक्त पदों के समान अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ है की प्रधानता होती है, जिसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, पर्यायवाची भी कहेंगे, और नहीं तो भगवान वगैरह के नाम वगैरह जो भी है वो थोड़ा इसमें ज़्यादा आते हैं। जैसे पीताम्बर, पीताम्बरा, पीताम्बर लिखा रहेगा, 2 बिंदी इसके लगा दिए हैं, ठीक है, 2 बिंदी इसको लग गई है तो पीताम्बरा हो गया है। तो पीत है अंबर, इसका था विष्णु, जो हमारे विष्णु भगवान हैं वो पीला वस्त्र धारण किए हैं, तो पीताम्बरा। चक्र प्राणी, तो चक्र है हाथ में जिसके, चक्र है तो आप देख रहे हैं विष्णु भगवान के भी और कृष्ण जी के भी। नेक्स्ट चलिए, महात्मा है यहाँ पर, जिसकी आत्मा महान होती है महात्मा होता है, जिसमें कि आप लोग महात्मा बहुत सारे लोग, ठीक है। आगे चलो देखो, यहाँ पर संत वगैरह जो होते हैं, ऋषि मुनि जो होते हैं, तपस्वी जो होते हैं, उन्हें जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्र को जीत लिया है वो जितेंद्रिय कहलाता है। आगे चलिए, निर्भया, मतलब जिसको कोई भय ना, एकदम निरंकुश टाइप का, टहलता रहे, घूमते, कोई डर ना हो, अच्छाई में भी बुराई में भी। महाशय, जिसके महान विचार हों, ठीक है। ये एक बहुब्रीहि समास है जो कि हम लोग बहुत बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, महाशय हो गया। तो इसी तरीके से आपको देखने को हो जाएगा। तो यहाँ तक टॉपिक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, होनी तो नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं छठा और लास्ट जो है वो है द्वंद्व समास, ठीक है। ये द्वंद्व समास जो यहाँ पर आपको लग रहा है कि अलग तरीके से, फ्रेंड्स देखो ये एक वर्चुअल नोट है जो मुझे बनानी पड़ती टाइपिंग करके, बहुत कुछ कॉपी करके। तो ये फॉन्ट है, तो सारे फॉन्ट द्वंद्व समास जैसे लिखा जाता है उस तरीके से सारे फॉन्ट नहीं लेता है, इसीलिए यहाँ पर ये गलत हो जाता है, क्योंकि वर्चुअली हर चीज़ हिंदी में नहीं है, ठीक है। फिर उसका एक अलग सा वो आता है, सॉफ्टवेयर आता है, उसको आप इंस्टॉल करो पूरा, तब उस कीबोर्ड पे करो, तो वो मुझे थोड़ा टफ लगता है, इसीलिए थोड़ी सी ऐसे आपको जो है मिस्टेक्स देखने को मिल जाती है, तो आप सुधार लेना, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे क्या है, चतार्थे चार्थे द्वंद्वा, चार्थे द्वंद्वा। यहाँ पे चार्थे का मतलब पता है, चा से संबंधित है। किससे है, चा से, अर्थात चा के अर्थ में सुबंत पदों का जो समास होता है उसको द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के सभी पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास एक ऐसा समास होता है कि जिसके दोनों हाथों में बड़ी पावर होती है। पहला पद भी बलवाली होता है, बलशाली होता है, दूसरा पद भी होता है। तो जैसे यहाँ पे है राम कृष्णो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, राम और कृष्ण, यहाँ राम और कृष्ण दोनों पद प्रधान है। द्वंद्व में समास होने पर चा का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर चा का लोप हो जाता है, लेकिन चा रहता ज़रूर है। जैसे यहाँ पर क्या है, समः चा लक्ष्मण, समः चा लक्ष्मण। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर फिर लिखा है चा राम लक्ष्मणो, राम और लक्ष्मण है तो राम और लक्ष्मण। दिन चा रजनी चा, दिन और रात, दिनर जन्यो। संस्कृत थोड़ी सी टफ है, बिना एक ही बारी में पढ़ने तो नहीं आएगी, तो ध्यान रखना है। हरि चा हरा चा, हरि चा हरह चा, हरिहरो, हरि और हर। माता चा पुत्र चा, माता पुत्रो, माता और पुत्र। गुरु चा शिष्य चा, बार बार चा लग रहा है, संस्कृत है लगेगा, तो गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य हो गया।
सुखम च दुखम च, सुख और दुखे सुख और दुख, फलम च पुष्पम च, फल पुष्पाणि पुष्प पत्राणि, यानी कि फल फूल और पात्र। तो ये क्या है, ये आपके द्वंद्व समास है। इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका होता है, इनके बीच में जो ऐसा प्रश्न बनता है कि ऐसा समास कौन सा जिसमें योजक चिन्ह का प्रश्न प्रयोग होता है, तो हमारा द्वंद्व समास होता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर सिंपल सिंपल बातें थी जो मैंने आपको बताई। तो आइए एक बार हम शुरू से फटाफट फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जो भी नहीं देखा वो क्लास ज़रूर देखा करिए, टाइम पर बनने का प्रयास करिए। आप लोग की पंक्चुअलिटी बनेगी। मैं फ्रेंड्स लाइव आने का प्रयास करूंगी, लेकिन मैं भी रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। रिजल्ट आएगा ना, तब लाइव आने में और तमाम चीज़ों को करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हम वो तब चीज़ करेंगे। तब तक मैं और सारे काम भी मेरे हैं वो फटाफट निपटा ही रहूँ, क्योंकि मुझे आप लोग की क्लासेस करने के लिए अपने काम को निपटाना पड़ता है कि मुझे जल्दी जल्दी करके ये चीज़ करनी रहती है, क्योंकि दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर ये हो गया, और रिवीजन देख लें। सबसे पहले हमने क्या देखा, समास की परिभाषा। ठीक, किसी बच्चे ने कल मुझे कमेंट किया था कि मैम आप जो पढ़ा देती हैं वो एक बार जो है मैथ वाला भी एक बार वैसे रिपीट कर दिया करिए, और साइंस का संस्कृत का जो भी है तो एक बार फिर से रिपीट कर दिया करिए कि आपने इतना मतलब पढ़ दिया है एक ही पीडीएफ में है। तो मैंने भी कहा बात जेन्युइन ही कर सकते हैं। तो समास की परिभाषा हो गई, पूछता है समास की परिभाषा लिख दीजिए, उसका एक सिंपल सा उदाहरण दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कई सारे उदाहरण को प्रैक्टिस करिएगा, वो भी संस्कृत वाले। फिर समास की परिभाषा मैंने संस्कृत में आपको बताई। ठीक है, एक ही पदीय भाव समासा। उसके बाद इसका अर्थात। हमेशा संस्कृत में जब भी परिभाषा किसी की भी आए तो ये मतलब हिंदी संस्कृत में लिखिएगा और उसके अर्थात मीनिंग को भी दे दीजिएगा, तो अच्छा रहेगा, नंबर बढ़िया मिल जाएगा। ठीक है, चलो। समास के भेद का जो कॉन्सेप्ट था, 4 होते हैं 6 होते हैं, वो भी मैंने क्लियर किया था, बताया था कौन कौन से होते हैं, वो पूरा मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बताया। फिर मैंने आपको कुछ बातें ऐसे जितने प्रकार हैं उनको नंबरिंग करके बताया। फिर बाकी हमने अव्ययभाव समास के बारे में पहले पढ़ा, उसकी एक परिभाषा पढ़ी, फिर उसकी मीनिंग को देखा। उसके बाद कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देखे, आगे बढ़ते गए। एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे लिए थे, तो आपको इसमें से 2 से 3 कोई भी याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं कि पूरे याद रखने हैं, या आपको कोई और भी याद होता है तो वो भी चलेगा। फिर तत्पुरुष समास पर चर्चा की, उसका हमने आपको परिभाषा बताई, संस्कृत वाली भी, हिंदी वाली तो आपको ऑलरेडी पता ही है। फिर उदाहरण दे दिया। फिर तत्पुरुष समास के जितने भेद थे, 6 भेद, उन पे चर्चा हमने कल किया था। पूरी डिटेल में सारी बातें मैंने आपको बताई थी, उन सारी की परिभाषा मैंने बताई थी। फिर सबके 2-2 3-3 उदाहरण आपको बताए थे। तो ये भी आपका टॉपिक क्लियर हो गया। उसके बाद फिर मैंने आज का जो टॉपिक क्लियर, कर्मधारय समास पढ़ा, द्वंद्व समास पढ़ा, द्विगु समास पढ़ा, बहुब्रीहि समास पढ़ा। तो टोटल हमारे मिला के जितने भी समास के टॉपिक थे वो खत्म हो गए। यानी कि ये वीडियो भी, ये चैप्टर भी आपका आज की इस क्लास में 2 क्लास में खत्म हो गया। अब मैं आपको इसके बाद जो क्लास लेकर आऊँगी उसमें आपको जो संधि मैंने पढ़ाई थी, वो संधि और समास का मैं आपको एक क्वेश्चंस का पूरा सेट लेके आऊँगी, जिसमें चाहे वन लाइनर रहेंगे तो चाहे वैसे ऑब्जेक्टिव वाले रहेंगे, तो ताकि आपकी प्रैक्टिस होती चले तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक बात ध्यान रखिए, जितना आप पढ़ते हैं हफ्ते भर में ना, उसको संडे का रिवीजन कर लिया करिए, तो आपके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट होगा और रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपको इन सारे सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए, आप सिर्फ नोट्स नहीं बना रहे हैं या बुक्स नहीं परचेज करना चाहते हैं सेमेस्टर में या जो भी लीजिए ना, चाहिए राज सर से कांटेक्ट करिए, बात करके अच्छे तरीके से उनसे नोट्स ले लीजिए और फटाफट पढ़ना शुरू करिए, रिवीजन करिए। फिर क्लास हम यहाँ पर ले रहे हैं तो हैंड आपको मिल जाएगा, दोनों नोट्स पे यहाँ से बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको सही लगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।